हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी नाइस। चलिए, हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इसका, केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक काम की चीज जो है वो डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था हेलो हेलो, यस, आवाज आ रही है ना? करेक्ट। हाँ, चलिए, क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन है। वी यूज्ड टू एक्सटेंड लाइक दिस। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओके, चलिए। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी दो तीन चीजें। एक तो मैंने बताया था आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, जो काम की चीज है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। सेकंड वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। एंड थर्ड वन वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए काम की हैं जो हमने यहां पे लिख के आपको रख दी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है बराबर से? बस उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले जो भी टॉपिक है वो। अच्छा, साथ साथ में आपको मैंने एक और चीज भी बताई थी, लेटाइस एंथैल्पी। इसके बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया था ना। मैंने बोला था कि अगर NaCl है तो NaCl में क्या होगा बेटा? Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, प्लस Na और Cl और Na और Cl का एक NaCl का मॉलिक्यूल दूसरे NaCl के मॉलिक्यूल को भी एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? एक लेटाइस एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन से और पोलर अट्रैक्शन से। जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो है लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो आज हम लेटाइस एनर्जी के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेटाइस एनर्जी क्या होती है वो तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि लेटाइस एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, लेटाइस एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो खैर, लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, डायरेक्टली लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है।
आपको इनडायरेक्टली लेटाइस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद होगा हमने 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनता था, क्लोरीन क्या होता था, Cl- बनता था, और Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ये आपका लेटाइस बन जाता था, यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता था, है ना। ये बातें हमने डिस्कस की थी। गॉट इट। नाउ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये लेटाइस एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो कैसे हमें मिल सकती है। तो लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, इस मेथड का नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। इसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न और हैबर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह साइकिल बनाया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटाइस एनर्जी इनडायरेक्टली। As I told you that lattice energy cannot be calculated directly, we need to use some other energies, some other enthalpies to calculate the lattice enthalpy indirectly. ठीक है, ओके। तो बॉर्न हैबर साइकिल को सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको पहले। ठीक है, कैसे ये लेटाइस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन गैस है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो ये आपको सोडियम क्लोराइड गैस सॉरी सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना के देगा, NaCl सॉलिड बना के देगा, है ना। हमारा अल्टीमेट एम है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाने का, सॉलिड फॉर्म में बनाना है मुझे। अच्छा, इस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है डेल्टा एच फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर बनती है, कोई भी चीज अगर यहां पे 1 मोल कोई भी चीज अगर बनती है तो उसको बनाने के लिए जो हीट रिलीज होती है, उस चीज बनने के बाद जो हीट रिलीज होगी वो होगी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो रिलीज होने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहां पे ये एक चीज भी याद रख लो, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, एक्सो और एंडो के लिए ये सिंबल है, तो ये चीज भी दिमाग में रखना। डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच कौन है, एंथैल्पी चेंज, इसको बोलते हैं हीट चेंज, अदरवाइज मॉडर्न लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एंथैल्पी चेंज, राइट। सो नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो वहां पे नेगेटिव लिखेंगे, जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी, ऐड हो रही होगी तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। अब एक चीज बराबर से याद रखो, कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में हमेशा ऑलवेज कोई भी गैस, यानी आपका गैसियस रिएक्टेंट जो है वही एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सॉलिड डायरेक्टली गैस के साथ रिएक्शन कर ले। पहले क्या होता है, ये चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, लिक्विड से गैस में जाएगी। ये तो खैर गैस ही है, मगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, Cl2 है। पहले वो एटॉमिक फॉर्म में आएगा और बाद में उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होके NaCl सॉलिड बनेगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को मैं आगे प्रोसीड करता हूं, दिखाते जाता हूं। देखो, इस सोडियम सॉलिड को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं यहां पे सोडियम गैस में। चलो, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं सोडियम को सोडियम गैस में और क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में। ठीक है, यहां पे मेरे पास है सोडियम गैस और ये आ गया मेरे पास सोडियम का एटम। तो
यहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉलिड को पहले लिक्विड में, लिक्विड से हीट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोले तो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, पता है ना सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड को बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस को बोलते हैं वेपराइजेशन, और सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में अगर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। गॉट इट? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सब्लिमेशन करते वक्त मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या निकलेगी? सॉलिड टू गैस में जाना है तो उसको हीट देनी पड़ती है या फिर हीट उसमें से निकलती है? मतलब एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है? सोचो जल्दी, आंसर बताओ। एक्सो है या एंडो है? बताओ मुझे। किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में लेके जाना है तो उसमें हीट देनी पड़ती है या फिर हीट निकलती है? यानी एंडो है या एक्सो है? ऑब्वियसली ये जो है एंडोथर्मिक है, ये होता है एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। क्यों? आइस को पिघलने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट देनी पड़ती है, हीट निकलती है उसमें से? हीट देनी पड़ती है। सो मेल्टिंग और वेपराइजेशन और सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑलवेज इट इज एंडोथर्मिक। करेक्ट। चलिए, अगर एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक के लिए एच का वैल्यू क्या बोला मैंने, कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहां पे लिख दो प्लस। तो इसका मतलब ये क्या है? एंडोथर्मिक है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं हम? यहां पे ClCl का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन। तो डेल्टा H डिसोसिएशन, मगर वो भी मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? हाफ, ऐसा लिख रहा हूं। हाफ क्यों? क्योंकि ये हाफ मोल होगा ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो सोडियम तो एक ही है, क्लोरीन कितने हैं? एक ही है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्लोरीन हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा ना इक्वेशन। तो अगर हाफ मोल ऑफ क्लोरीन को मुझे डिसोशिएट करना है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कितनी होगी? हाफ ही होगी। सो हाफ डेल्टा H डिसोशिएशन, इसको बोलते हैं डेल्टा H डिसोशिएशन। इसका भी वैल्यू क्या होगा? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि ये भी तोड़ रहे हो ना, किसी भी चीज को तोड़ना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी ये भी क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये भी है एंडो, समझा? ये भी एंडो और ये भी एंडो, समझे सेंडो? ये दोनों एंडो। गॉट इट? दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वेरी गुड। हमने यहां पे दो एनर्जी की वैल्यू तो लिख दी, सॉलिड से गैस में और उसके मॉलिक्यूल से एटम, गैसियस एटम तक आप पहुंच गए। ठीक है? कोई पूछ रहा है कि सॉलिड को हीट प्रोवाइड करने पर सब्लिमेशन टेक प्लेस? यस, करेक्ट है गौरी। सॉलिड को गर्म करने पे ही वो क्या होता है? सब्लिमेट होके वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आपको ऐसा कोई पता है, ऐसा कोई भी चीज पता है आपको कि जो लिक्विड में होता है और उसको गर्म करने पे सॉलिड हो जाता है? कोई ऐसी चीज पता है जो लिक्विड होती है, लिक्विड को, ऐसा लिक्विड जिसको गर्म करने पे वो सॉलिड हो जाता है? सोचना। ओके, चलिए, ये आज का एक क्विज है, आज का एक क्वेश्चन है ये, वो दिमाग में रखना, मुझे आप आंसर बता सकते हो। देखो, सोडियम और क्लोराइड ये अपने गैसियस एटॉमिक स्टेट में आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं। मुझे इसको सोडियम प्लस में कन्वर्ट करना है, सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है क्लोरीन आयन में। यहां चाहिए मुझे Na+ और यहां चाहिए Cl-, और ये दोनों बाद में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? NaCl बनाएंगे। वो तो खैर बात की बात है। मगर पहला काम तो ये करना है कि सोडियम को प्लस में लेके जाना है और क्लोरीन को माइनस में लेके जाना है।
मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, इस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे इसमें तब इस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? इसके नाम बताओ। ये प्रोसेस, सोडियम वाला प्रोसेस पहले बताओ, बाद में क्लोरीन वाला बताओ। सोडियम के लिए क्या चाहिए वो बताओ। यस, वेरी गुड। सही है, सही है। इडली वाला जो है वो सही है। इडली है, एग यॉक जो है अंदर का जो होता है, वो सारी चीजें जो है वो लिक्विड में होती है, उसको हीट करने पे सॉलिड बन जाता है वो। वेरी नाइस। अच्छा, चलो, ये आपका इडली वाला आंसर सही है। कोई भी बैटर अगर है या पीठ, मराठी में जिसको बोलते हैं ना पीठ, बैटर, उसको आप गर्म करोगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। यस, चलो वो ठीक है, करेक्ट है। एक क्वेश्चन था, प्रीति का क्वेश्चन था कि सर लेकिन नेपथलीन बॉल्स और कैम्फर को तो हम एनर्जी नहीं देते हैं और स्टिल सब्लिमेशन होता है। नहीं, ऐसा कैसे बोला एनर्जी नहीं देते हो? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो है ही ना, आपने उसको फ्रीज में थोड़ी रखा है। आप नेपथलीन बॉल्स को और आप जो कैम्फर है उसको लेके फ्रीजर में रख दो, -4 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ। फ्रीजर आपका ऑलमोस्ट -4 डिग्री पे होता है, फ्रीजर में रख दो, सब्लिमेट नहीं होगा वो सब्लिमेट नहीं होगा। वो तो बाहर यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसलिए सब्लिमेट होना शुरू हो जाता है। और गेटिंग अ पॉइंट, समझ आया ना? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको वो तो टेम्परेचर मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज के लिए टेम्परेचर देना मतलब उसको कहीं बर्नर के ऊपर, गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट के ऊपर रख दिया जाए, ऐसा कतई ही जरूरी नहीं है। वो तो रूम टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पे लेके जाने के लिए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो है ना, 25, 30, 35 डिग्री सेल्सियस तो है ना? तो तब ये सब्लिमेशन होता ही है। ओके, इनफैक्ट किसी भी चीज को, किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन से अगर बचाना है तो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा -273 डिग्री सेल्सियस पे। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन फर्दर नहीं होता, क्योंकि इस टेम्परेचर पे उसका रैंडमनेस, केमिकल रिएक्शन होने का सारा टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाता है? जीरो। एंट्रोपी जीरो हो जाता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये चीज में, राइट? सो -273 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है? कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अदरवाइज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नॉन रिएक्टिव, सारी चीजें रिएक्ट करती है। आप बोलोगे सर कहीं मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कोई रॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है? हाँ, वो भी अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता रहता है। वो जो रॉक का टुकड़ा है वो भी थोड़े टाइम बाद तो डिकम्पोज होने वाला है। आज नहीं, कल नहीं, 10, 15, 20, 50 हजार, 10,000 साल बाद तो वो डिकम्पोज होगा ही होगा। कई चीजें ऐसी जो आपके सामने इमीडिएटली होती है, जैसे आइस इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है, वाटर में आ जाता है। अदरवाइज डिकम्पोज नहीं बोलूंगा मैं, मेल्ट हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी, है ना? सॉलिड के लिए वो बहुत लंबे टाइम बाद होता है, किसी सॉलिड के लिए, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज वी हैव टू हीट एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर। वो कर सकते हो, ठीक है? चलिए, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na। ओके, चलो, वेरी नाइस, ये भी आंसर आप दे रहे हो, वेरी गुड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। करेक्ट, राइट। सर क्या आप मराठी बोलते हो? हाँ, थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत। चांगली मराठी नहीं।
एनर्जी गेन एंथैल्पी Cl, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ सोडियम, यस यस, चलो वेरी गुड। हाँ, पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सही है। ओके, इसमें फाइन, चलिए, करेक्ट है। सो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए जो एनर्जी, इसको बोला जाता है डेल्टा एच आई, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये रहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो मिलेगी वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। अब इन दोनों का साइन भी बता दो। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी प्रोवाइड करते हो, सो इट इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। अच्छा, अब ये बन गया Na प्लस एंड Cl माइनस, चलो अनायन एंड कटायन बन गया। अब इन दोनों को क्या करते हो, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से क्या होगा, लेटाइस एनर्जी जो है वो बनेगी, और वो भी क्या होती है, रिलीज होती है। ये भी क्या होती है, रिलीज होती है। लेटाइस एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज नेगेटिव एंथैल्पी, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हमें मिलेगी। चलो यहां पे लिख देते हैं, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। ये दोनों एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये दोनों एक्सोथर्मिक, और ये भी क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, ओवरऑल भी एक्सोथर्मिक है। तो हमें ये वाली एनर्जी कैलकुलेट करनी है बेटा, ये वाली एंथैल्पी क्या है, लेटाइस एंथैल्पी, वो हमें कैलकुलेट करना था। इसलिए पूरा जो प्रोसेस था, इस सिंगल स्टेप वाले प्रोसेस को हमने ये 1 2 3 4 5 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। 5 स्टेप में कन्वर्ट हो गया, है ना। उसी चीज को हमने 5 स्टेप में बना दिया। तो बॉर्न और हैबर साइकिल जो है, बॉर्न हैबर साइकिल, वो हमने अलग अलग स्टेप से सोडियम क्लोराइड बनाने का मेथड, सिंगल स्टेप से सोडियम क्लोराइड बनाने का मेथड यहां पे दिया। अब एक और साइंटिस्ट हो गया इन दोनों से पहले, उस साइंटिस्ट का नाम था हेस। हेस, हेस का एक लॉ है। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो इस हेस साइंटिस्ट के लॉ पे बेस्ड है। हेस ने क्या बोला था, हेस ने बोला था कि किसी भी रिएक्शन को अगर सिंगल स्टेप में करा जाए, या फिर आप उसको अलग अलग स्टेप्स में करते हो, एक नहीं 5 स्टेप में करा, तब भी टोटल एनर्जी चेंज हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलता है। इसको बोला जाता है हीट समेशन लो। हैस का ये हीट समेशन लो है। तो हैस का ये लो, वापस अगेन थर्मोकेमिस्ट्री यानी थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये चीज मैं वापस से पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी सिंपल नॉर्मल इतना याद रख लो आप कि हैस लो ये है कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होकर NaCl बनाए, या 2 स्टेप में NaCl बनाए, या 3 स्टेप में NaCl बनाए, या 5 स्टेप में NaCl बनाए, तो उन सारे केस में जो टोटल एनर्जी का चेंज है वो क्या रहता है, इक्वल। वो इक्वल एनर्जी चेंज रहता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ ये एनर्जी वाला जो है लॉ उसके ऊपर ही बेस्ड है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, तो अगेन इस लॉ के बेस पे अब बॉर्न और हैबर ने क्या बताया कि जो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगा, इन पांचों स्टेप्स के बराबर हो जाएगा। चलो पुट करते हैं, ये डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच, इन सब का मैं एल्जेब्रिक सम कर रहा हूं, एल्जेब्रिक सम कर रहा हूं मैं इसका।
half dissociation plus ionization delta Hi plus delta Heg electron gain enthalpy, that is negative, plus delta H lattice enthalpy, that is also negatively charged. Okay, now what does mean by algebraic sum? Algebraic sum में हमेशा यहाँ पे साइन जो है वो प्लस में ही रहता है, सारी चीजों को ऐड करना है। तो सारे वैल्यूज जब डालोगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपको उसके प्लस या उसके माइनस साइन के साथ पुट करना है। और गेटिंग का पॉइंट, मान लो इसकी वैल्यू थी x, इसकी y, इसकी z, इसकी माइनस w, इसकी माइनस w और माइनस s, तो माइनस w माइनस s वैल्यू पुट करो, इसकी प्लस में एक्स वाई जेड वैल्यू पुट कर दो। गेटिंग अ पॉइंट, राइट? तो आपको एल्जेब्रिक सम में प्लस ही लिखना है हमेशा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे वो प्लस और माइनस साइन के साथ डालना। अब ये डेल्टा एच फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से, बॉम्ब कैलोरीमीटर से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। हमारा अल्टीमेट एम क्या था? एंथैल्पी का वैल्यू, ये लेटाइस एंथैल्पी का वैल्यू निकालना। तो अब ये वैल्यू हमें पता है, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, मतलब ये 5 वैल्यूज पता है हमें। तो 6 में से 5 वैल्यू पता है, वो वाली वैल्यू पता नहीं है, उसको सब्जेक्ट बनाओ, इसमें से ये सारी चीजें जो भी है वो माइनस कर दो। सो अल्टीमेटली विल गेट दी डेल्टा एच लेटाइस एंथैल्पी। इज इट ओके बेटा? ये क्लियर है बच्चा सबको, है ना? सो दिस इज दी another method, or this is the alternate method to calculate the lattice enthalpy. अच्छा, वैसे लेटाइस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैसे डायरेक्ट तो मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया लेटाइस एंथैल्पी कैलकुलेट करने का। इज इट ओके? क्लियर इतना? ये कॉपी कर लो फटाफट, ये कॉपी कर लो। ऐसे एक और बताता हूं मैं, अभी एक और बताने जा रहा हूं, पहले ये कर लो तो ये समझ में आ जाएगा। डन? ठीक है। अब ये जो फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी एंथैल्पीज जो है ना, अच्छा एक काम करना आप लोग, एक जो है, अगर आपके पास हो सके तो ऐसा टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, ऐसी एक आप डायरी ले लो, ऐसी डायरी ले लो जिसमें क्या है, A to Z ऐसा लिखा हुआ है ना, A to Z, ये टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, इस तरह की एक डायरी ले लो जिसमें A to Z लिखा हुआ है। तो अब मान लीजिए मैं आपको कोई डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, जैसे कि फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखना है आपको, डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, ABCDEF निकाल के यहां पे लिख देना है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंथैल्पी, और उसका डेफिनेशन सामने लिख लेना है, ठीक है ना? जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वर्ड आया आयोनाइजेशन, चलो तो आई पे मैंने लिख दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ई पे जाके लिख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब एक आपका ऐसा खुद का एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा, एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा आपका। तो आपको क्या होगा, ये दिक्कत नहीं होगी कि मान लो कभी कहीं पे वर्ड आ गया लेटाइस एंथैल्पी या लेटाइस एनर्जी, ऐसा वर्ड आ गया तो आपको याद नहीं, आप भूल गए हो, तो क्या करो, इसमें से एल निकालो और देख लो लेटाइस एंथैल्पी, लेटाइस एनर्जी क्या है ना? तो ऐसे वर्ड्स जो भी आते हैं वो ऐसे डिक्शनरी में लिखते जाओ, सिर्फ खुद की एक डिक्शनरी बना लो, जैसे भी ऐसा नया कोई वर्ड आता है तो वहां पे लिख लो। यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट? जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि ये लिखवाना तो मैं लिखवा भी दूंगा आपको, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं आपको बोलूंगा कि ये लिखो, ये लिखो, यहाँ लिखो, वहां लिखो। आपको खुद से ही, आपको नया वर्ड दिख रहा है तो इसमें उठा के लिख लो फटाक से। अभी आपकी कॉपी में लिख लो, पेंसिल से कॉपी में लिख लो, और जो चीज पेंसिल से कॉपी में लिखी हुई है वो चीज आपको डिक्शनरी में लिखनी है बस।
ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। ऐसा करके आप लिख सकते हो, जिससे आपको बहुत ही बड़ा सा मस्त ये तैयार हो जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? इतना हो गया। अब एक और बताते हैं, तब तक आपकी क्वेरी देख लेते हैं। क्या पूछ रहे हो सर, आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे? अच्छा सर, आप केमिस्ट्री कैसे स्टडी कैसे करते थे? अच्छा ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। मैं 5 स्टेप सिखा रहा हूं, हाँ बराबर से याद रखना। 5 स्टेप सिखा रहा हूं जिससे आपको कैसे स्टडी करा जाता है केमिस्ट्री, या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसे स्टडी करते हो उसका आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। मैं इसके लिए एक, मेरे पास बुक है यहाँ पे, कहाँ गया मेरा एनसीईआरटी, यस। देखो, मान लो मेरे पास ये एनसीईआरटी का कोई एक बुक है, या फिर आपका टेक्स्ट बुक है, या फिर कोई भी वॉट बुक आप पढ़ना चाहते हो। आपको करना क्या है, हमारा दिमाग जो होता है, हमारा दिमाग जो है वो हमेशा हमेशा क्यूरियोसिटी में चलता है। हमारा दिमाग हमेशा क्यूरियस होता है। हम ऐसा लगता है, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और खासकर साइंस वाले बच्चे तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो एक ये जो हमारे ब्रेन का जो नेचर है, उसी को हम यूज करने जा रहे हैं। हाँ, क्यूरियोसिटी बना के रखना है हमेशा। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सुन लेना, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बार बार ये देख भी सकते हो। नंबर 1, मान लीजिए ये मेरे पास है 12th का पार्ट 2 है, 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, सुनना बराबर से। 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है। अब इसमें से मुझे कोई एक चैप्टर जो है वो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहां से चैप्टर सिलेक्ट किया, चलो बायोमोलिक्यूल्स, इसमें चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। 403 पेज पे है वो, तो मैं 403 पेज पे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये रहा मेरे पास ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। अब मुझे करना क्या है, ये चैप्टर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, खैर आपने भी नहीं पढ़ा, लेट सपोज मैंने तो पढ़ा है, मगर ऐसा मान लेते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का ये पार्ट 2 कैसे पढ़ा होगा, करा ही नहीं है। तो क्या करो, अच्छा फर्स्ट टेक्निक का फर्स्ट पॉइंट, कुछ नहीं करना है आपको। इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर का ये पेज देख लिया, कुछ पढ़ना नहीं है मुझे, कुछ नहीं पढ़ना है मुझे, ऊपर सिर्फ देख लिया मैंने यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये फर्स्ट पेज मैंने देख लिया, हाँ सेकंड पेज देख लिया, थर्ड पेज देख लिया, यस, फोर्थ पेज देख लिया, फिफ्थ देख लिया, हाँ चलो 6 7 8, जितने भी पेजेस थे ना वो सारे पेजेस मैंने पलटा के ऐसे देख लिए। मैं कुछ रीड नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूं। हाँ ठीक है चलो, बढ़िया। जितने भी पेजेस थे वो सारे पेजेस मैंने पलटा दिया, हाँ बढ़िया मस्त, हाँ वाह वाह, अच्छी यहाँ पे डायग्राम अच्छी दी हुई है, वाह बढ़िया, देख लिया, हाँ ठीक है, समरी आ गई, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम पूरे चैप्टर का सिर्फ पेज पलट पलट के उसका जो डायग्राम था, उसमें जो भी चीजें अगर थी, ब्रेक कोई एक क्या बोलते टेबल था, वो कुछ भी था वो मैंने देख लिया, कुछ पढ़ा नहीं मैंने, सिर्फ देखा, राइट। इसको बोलते हैं फोटो मेमोरी। फोटो मेमोरी, फोटो मेमोरी क्या करता है, आप जिस चीज को देखते हो ना वो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो कैप्चर कर लेता है ना। जैसे वो उसमें था ना वो चिट्ठी, वो ऐसे ऐसे करके ऐसा बुक पूरा देखता है, ऐसे 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 करके पूरा बुक वो देख लेता, स्कैन कर लेता था, है ना। तो वो सही में पॉसिबल है, मगर ऐसा करके नहीं है। आप ऐसा देख सकते हो, देख के आप पूरा ऐसा देख लोगे, ऐसा देख लोगे, रीड कर लोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। मगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा बुक याद रह गया, पहला स्टेप है ये, तो सिर्फ देख लिया मैंने, वेरी नाइस। चलो अब सेकंड स्टेप, हाँ 5 स्टेप है, सेकंड स्टेप बोल रहा हूं। सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप में जो भी ये वाला पेज है उसमें जो भी टाइटल्स हैं, जितने भी टाइटल हैं वो वाले टाइटल देख लो। इसमें टाइटल क्या है, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, दूसरा टाइटल क्या है यहाँ पे, दूसरा टाइटल दिखा मुझे मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, मोनोसेकेराइड, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज,
अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट यहां पे है डाइसेकेराइड, ओके ओके, मैं पढ़ते जा रहा हूं। पॉलीसेकेराइड, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, नाउ प्रोटीन्स, उसमें एमिनो एसिड एंड सो ऑन। ऐसे टाइटल्स में देखते जा रहा हूं, देखते जा रहा हूं, देखते जा रहा हूं, तो मुझे कुछ तो दिमाग में आया कि हाँ, शुरुआत हुई कार्बोहाइड्रेट से, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कुछ कुछ मुझे आइडिया। अच्छा, लास्ट में उसका कुछ यूजेस दिया कार्बोहाइड्रेट्स का, कैसे बनाते हैं ग्लूकोज, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ आई। यस यस। बाद में आया प्रोटीन, उसमें एमिनो एसिड, यस यस यस, ऐसा करके मैंने सारे टाइटल रीड कर लिए। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप, उसी चैप्टर का जो पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी जो एक्सरसाइज होता है, जो एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज उठाओ। इसकी एक्सरसाइज यहां से शुरू हो रही है। चलो, यहां से एक्सरसाइज है, और ये 14.1, 14.2, 14.3 ऐसे मुझे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मुझे दिए गए, 25 क्वेश्चंस हैं। कुछ नहीं करना है, 25 क्वेश्चन रीड कर लो। देखो, रीड करो। व्हाट इज मोनोसेकेराइड? अरे, व्हाट इज मोनोसेकेराइड आया, ये तो मैंने आगे पढ़ा था टाइटल। यस। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं देखा था हमने रिड्यूसिंग शुगर वाला कुछ तो। अच्छा, शायद उसमें कुछ आता होगा। ओके, नाउ राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का प्लांट में कुछ है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम रीड कर रहे थे ना, उसमें कुछ प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। वेरी नाइस। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। हाँ 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 हाँ, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड कुछ वर्ड तो आया था, शायद ये रिबोज, डिऑक्सीरिबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, कुछ तो कहीं होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेंगे हम। तो ऐसे क्या करो बच्चा, 25 क्वेश्चंस आपके रीड कर लो। ये थर्ड स्टेप था मेरे बच्चे, ये थर्ड स्टेप था। फर्स्ट में क्या किया, सिर्फ ऐसे 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 पन्ने पलटा लिए। सेकंड में क्या किया, टाइटल रीड कर लिए, टाइटल रीड कर लिए। वेरी नाइस। थर्ड में क्या किया आपने बेटा, क्वेश्चंस रीड करे सारे। वेरी गुड, चलो क्वेश्चंस रीड हो गए, बहुत बढ़िया। अब आता है आपका फोर्थ स्टेप, अब आता है आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है, चलो वापस जाओ। सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपने रीड कर लिए। 25 के 25 क्वेश्चन रीड किए, उसमें से आपके पास 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन होगा, अरे प्लांट में कहाँ यूज होता है, ऐसा पूछा ना, कार्बोहाइड्रेट यूज इन प्लांट, ऐसा कहाँ पे मैंने देखा तो नहीं था ऐसा कुछ भी। एक और क्वेश्चन भी था जो मुझे क्वेरी हुई थी कि ये क्या होता है ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर, हाँ ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, यानी आपके दिमाग के अंदर वापस क्यूरियोसिटी आ गई, वापस क्वेश्चन हुए। तो अब क्या करो, अब आप हर एक पॉइंट जो था, जो टाइटल आपने रीड किया था, खुड़ेला, यस, कार्बोहाइड्रेट्स, चलो अब इसमें रीड करना शुरू करता हूं। हाँ, तो मुझे क्या करना है पता है बेटा, आपको अब सुनना, बहुत ही मस्त बात है ये, मस्त पॉइंट है, ये फोर्थ वाला मस्त पॉइंट है। आपको आपको पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है, मान लो ये पैरा यहां से शुरू हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट and form a very large group of naturally occurring organic compounds. फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन रीड किया मैंने। फर्स्ट पैराग्राफ का, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, प्लांट वाली कुछ बात तो आई, मजा आया, कहीं ना कहीं आएगा अब उसके बारे में। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट लाइन रीड कर ली। हाँ, अब देखना, मैं उसी फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहा हूं, इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन जो है वो ढूंढ रहा हूं मैं। यस यस यस, चलो लास्ट लाइन यहां पे ये आ गई। कहां पे खत्म हुआ, यस, यहां पे स्टेटमेंट खत्म हुआ, लास्ट लाइन ये है, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन अवर होम इज नेम्ड एज सुक्रोज, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, इन ग्रीक वर्ड सैकरॉन मीन्स शुगर। ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ ली। मान लो ये भी नहीं, यहां से शुरू किया तो कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सैकराइड्स एंड सैकरॉन मींस शुगर। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर पूछा था ना, मतलब शुगर का मतलब क्या वो पता चलो ना। सैकराइड्स को ही क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। अच्छा, सैकराइड किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं। कहां पे यूज होता है, प्लांट्स में यूज होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का सिर्फ पहला और आखिरी लाइन रीड किया, उससे मुझे काफी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आता है, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ना बेटा। नाउ सेकंड पैराग्राफ, चलो सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस।
पानी के साथ रिएक्शन करने पे, हाइड्रोलिसिस करने पे जितनी शुगर बनती है उसके अकॉर्डिंगली पता चलता है कि वो क्या है, कौन सी शुगर है। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस। अच्छा, उसी पैरा का लास्ट लाइन रीड कर लो। यहां पे लास्ट लाइन है, ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दिस फंक्शन ग्रुप्स आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अरे आ गया, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। यप बेटा, मैंने दो क्वेश्चन पीछे मेरे क्वेरी हुई थी मुझे, और दोनों का आंसर मुझे सिर्फ दो पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट लाइन रीड करके मिल गया। क्यों पता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक लिखने वाले जो है ना, बहुत ब्यूटीफुली टेक्स्ट बुक लिखते हैं। ऐसे मूर्ख नहीं होते ये लोग, बहुत ही मस्त टेक्स्ट बुक लिखते हैं। हमेशा किसी भी पेरा का फर्स्ट लाइन ऐसा होना चाहिए, ये ऑथर का सिस्टम होता है। फर्स्ट लाइन ऐसा होता है जिसमें जो टॉपिक वो बताने वाला होता है उस पैराग्राफ में, उसका इंट्रोडक्शन होता है, और एंड लास्ट पॉइंट ये होता है जो ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ में जो भी चीजें बताई ना, उसका वो कंक्लूजन देता है लास्ट में। इतना ब्यूटीफुली लिखा जाता है। ऑथर ऐसे ही वो महान नहीं हो जाते, वो लोग टेक्स्ट बुक इस तरह से लिखते हैं। टेक्स्ट बुक बोल रहा हूं मैं, रेफरेंस बुक नहीं बोल रहा हूं। टेक्स्ट बुक इस तरह से लिखी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन वाली चीजें होती है, उसमें फालतू वाली चीजें नहीं होती। रेफरेंस बुक में आसपास की सारी चीजें होती है। और गेटिंग अ पॉइंट? तो मैंने दो पैराग्राफ मैंने रीड किए, दो क्वेश्चन के आंसर मुझे यही मिल गए। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, आपने पूरी बुक के जितने भी पैराग्राफ थे, यानी पूरे चैप्टर के जितने भी पैराग्राफ थे, उसका फर्स्ट क्लास लाइन आपने रीड कर लिया। अब आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? पूरा पैराग्राफ अब आपको रीड करना शुरू करना है। अगेन अगेन आप उसी बुक का वही पैराग्राफ पूरा रीड करोगे। पूरा रीड करोगे तो फर्स्ट लाइन तो आपने रीड की थी, इट इज वेरी कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली produced by the plants and form a large group of naturally occurring organic compounds. Some common examples are cane sugar, glucose, starch, etc. आया ना? अब उस चीज को धीरे धीरे एलोबरेट कर रहे हैं, और एंड में जाके उसका वो क्या कर देंगे? कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। वर्ड कैसे आया? सैकेरॉन, जो वर्ड है वो शुगर मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में। कितना ब्यूटीफुल है बेटा, कितना ब्यूटीफुल। मतलब आपने क्या किया पता है? आपने टेक्स्ट बुक को एक ही चैप्टर को 5 बार रीड कर लिया। ये 5 बार रीड करने के बराबर हो गया। पहली बार क्या किया? सिर्फ पन्ने पलटाए, सिर्फ देखा मैंने, हाँ इसमें तो ऐसे, अच्छा अच्छा ऐसे डायग्राम आते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे डायग्राम है, क्या है कुछ पता नहीं है मुझे, ऐसे हवा में मैं सब कुछ रीड कर रहा हूँ। हाँ, फोटो मेमोरी आ गई। मुझे इतना तो पता चल गया कि हाँ, राइट हैंड साइड पे कुछ ऑरेंज वाली डायग्राम आती थी, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसे डायग्राम आती थी। सिर्फ हमारे दिमाग में इतना याद रहता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? टाइटल रीड किए, सिर्फ टाइटल्स रीड किए। टाइटल रीड करने पता चला कि ये टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में क्या किया आपने? उसका जो एक्सरसाइज था ना, उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपने रीड करे। अब 25 क्वेश्चन थे, 25 में से मान लो आपको 20 क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं चला। 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो टाइटल से रिलेटेड होंगे, हाँ ठीक है, तो बाकी के 20 क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेंगे? फोर्थ पॉइंट में क्या करो? हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट का, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन रीड करते जाओ। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको? पूरा 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 पैराग्राफ अब आपको रीड करना है। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, यह चैप्टर आपको टीचर ने अगर नहीं पढ़ाया है, फिर भी उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लोगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपको खुद से ही हो जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन उसके पेपर, इसका जो बुक के अंदर का जो मटेरियल है वहीं से तो पूछा जाता है। अगर उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कर लो रीड। अच्छा, ये क्या हुआ बेटा? ये आपका टेक्स्ट बुक हुआ। इससे आप बोर्ड्स के एग्जाम आराम से लिख सकते हो। आराम से 80 to 90% मार्क्स आप इसमें, या नंबर आप में इसमें कवर कर सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक से, सिर्फ एनसीईआरटी से, सिर्फ आपके बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक से। आर गेटिंग अ पॉइंट? अब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप कोई भी ऐसा जिसमें क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो, ऐसा कोई रेफरेंस बुक उठा लो जिसमें से आप करते जाओ। उस क्वेश्चन के लिए आप एक एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें से रीड करो, थोड़ा सोचो, खुद से सोचो, तो आपको वो हो पाएगा। मगर उसके लिए आपको पूरे 2 साल डेडिकेट करने पड़ेंगे। 1 साल और आपको करना पड़ेगा, किसके लिए? ड्रॉप करके वापस एग्जाम देने के लिए। क्योंकि 2 साल में आपका
सिर्फ पढ़ाई बोर्ड्स का हो सकता है खुद से अगर कर रहे हो तो 1 साल और चाहिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अदरवाइज दूसरा रास्ता यह है कि आप जैसे अभी हमारे पास पढ़ रहे हो, हमारे पास आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो दूसरा रास्ता है। हमारे पास पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा? मैंने केमिस्ट्री का यहां पे मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके मिला के मेरे पास हर एक केमिस्ट्री के लिए 5-5 बुक्स हैं। केमिस्ट्री की टोटल बुक मिला लोगे तो मेरे पास 136 बुक्स हैं। 136 बुक्स मेरे पास हैं, जिसमें से मैं रेफरेंस करता हूं, जिसमें से मैं देखता हूं, ये पढ़ाने के बाद जब मुझे इसमें से क्वेश्चंस बनाना है तो मैं यूज करता हूं। 136 बुक्स हैं, उसमें हायर एडवांस लेवल ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक भी है, और 8 9 10th वाला लेवल भी है ना? तो वो तो टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका टेक्स्ट बुक प्लस हम जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स, और हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चंस, बस दैट्स ऑल। उतना कर लो, क्रिस्प है आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा। मगर ये टेक्निक याद रखना बेटा, बहुत ही इफेक्टिव और फुल प्रूफ टेक्निक है। आपके सीनियर्स को और आगे भी, आपके सीनियर्स और उससे भी आगे जो भी बच्चे थे, सबको मैंने ये टेक्निक बताई थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, जिससे मुझे ये याद आ गया कि ये टेक्निक आपको सिखानी है। वेरी गुड। अदरवाइज आगे जाके कभी ना कभी मैं ये बताने वाला ही था, मगर ये आज ही आपको पता चल गया, वो बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस क्वेश्चन आस्क्ड बाय हुम? किसी एक बच्चे ने पूछा, शायद प्रणव ने पूछा था, किसी एक बच्चे ने पूछा था ये। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, सुजीत ने पूछा था ये, है ना? सबका भला हो गया, जितने लोग देख रहे हैं सबका भला हो गया, है ना? तो ये 5 स्टेप रीडिंग टेक्निक जो है वो यूज करो, खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, करो ना। केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर आपका है, लास्ट चैप्टर आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर आपका है ना? उसमें टेक्निक इस्तेमाल करो, क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल है, उसमें कोई ज्यादा लॉजिकल है ही नहीं, पूरा थियोरेटिकल है। एक बार पन्ने पलटो, टाइटल रीड कर लो, पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लो, पैरे का फर्स्ट और लास्ट लाइन रीड करो, और लास्ट में पूरा पैरा रीड करते जाओ, पूरा चैप्टर रीड करते जाओ। हार्डली हार्डली 2 आवर्स लगेंगे आपको, 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, 2 घंटे लगेंगे एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। 2 घंटे में आपका चैप्टर रेडी हो गया। आपके केमिस्ट्री में मान लो 15-16 चैप्टर्स हैं, तो 16 चैप्टर्स को करने के लिए, बोर्ड्स का प्रिपेयर करने के लिए आपको 30 से 32 घंटे लगेंगे। 30-32 घंटे में पूरा आपका बोर्ड्स का प्रिपेयर हो सकता है। हमारी बात समझ में? ब्यूटीफुल टेक्निक है, फुल प्रूफ टेक्निक है, यूज कर सकते हो, और करके बताओ मुझे। आप लोग ये टेक्निक यूज करो और मुझे मैसेज करो कि सर हमने ये टेक्निक से ये चैप्टर करा, हो गया, है ना? लास्ट चैप्टर उठा, है ना? उसमें वो आपको आएगा या नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंस वाला नहीं है। एक क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? क्लियर इतना? वेरी गुड। चलो अब आपके कमेंट्स में रीड करता हूं, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड ही नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं एकदम भावनाओं में बह गया था। आपको बताने के लिए मैं एकदम जोश में आ गया था। सर इट इज वेरी हेल्पफुल टू अस, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अ टेक्निक इन टाइम टू अस। वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। सर आप केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करते हो? अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन, उसके बाद वाले देखते हैं मुझे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर कब लर्न करना है? कब लर्न करना है? ये ऐसे करोगे तो लर्न हो जाएगा। आपको आपके तरह से तुक्के मार के लिख के आना है, कोई टेंशन नहीं है इसका, है ना? I done up at the 3 step. Thank you for the 4th and 5th step. Ah, very nice, Yashraj. Very good. Thank you, sir, for the great technique. Yes. कल्पेश और सुजीत ने पूछा था ना ये। यस, वाह सर, बहुत मस्त मेथड है। हाँ यार, बहुत ही मस्त है बेटा ये। थैंक यू फॉर द टेक्निक सर, दिस वाज अ ग्रेट टेक्निक। यस 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 यस। चलो सर, फिर हम एनसीईआरटी का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर ऐसे रीड करते हैं क्या? हाँ करो ना, एनसीईआरटी का आप रीड करो, आपको हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। पीछे जो भी है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। मगर मैंने अभी आपको ऐसे कोई चैप्टर इसलिए नहीं बोले, क्योंकि ये चैप्टर लॉजिकल है। लॉजिकल है जिसमें आपको कई सारे और लॉजिक भी लगाने होंगे। तो सिर्फ आप ऐसे चैप्टर पहले करोगे जो थियोरटिकल हो, थियोरटिकल होगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन है वही आपको डायरेक्टली आपकी बुक में मिल जाएंगे। मान लो आप कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर करते हो, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया या मोल कंसेप्ट किया, या फिर आपने कोई गैस स्टेट कर लिया, तो उसके डायरेक्ट आंसर पीछे नहीं मिलते ना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं।
तो उसके आंसर तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो करना पड़ेगा, वो अलग चीज है ना। उसके लिए तो फॉर्मूला का लिस्ट बना के रखते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं उसके लिए आप न्यूमेरिकल का लिस्ट बना के रखो और बाद में करो, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सर फॉर द मेथड। सर आप पीएचडी कहां से किया? गुजरात से ही, गुजरात से किया मैंने, मगर पीएचडी में ऐसा नहीं आता, ये टेक्निक मेरा है, ये हमने बनाया हुआ टेक्निक है ना, ये कोई पीएचडी में सिखाया हुआ नहीं है, ध्यान रखना यार। एसएसटी को ऐसे ही एवं कहीं फेंक मत देना, ये एसएसटी है यार, सम्राट सर्च टेक्निक है, हमारा राज बता दिया हमने कि कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना। ओके ठीक है, चलो। तो एक चीज तो यार मैंने बताया, ये वाला डिक्शनरी वाला कर लो, और दूसरा आप कर सकते हो ये मैंने जो टेक्निक बताई वो। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं। ओके यस, सम्राट सर्च टेक्निक एसएसटी। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हम आपको एक और एग्जांपल भी यहां पे बता देते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड है और उसका हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि आप इस सोडियम, अरे सॉरी, मैग्नीशियम को सब्लिमेट करो और उसको सॉलिड से गैसियस स्टेट में लेके आओ। ये सॉलिड टू गैसियस स्टेट में लेके आ गए सामने, यहां भी आप वही करो, यहां पे 1 मोल क्लोरीन यूज होगा, देखा ना, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, उसमें मैग्नीशियम 1 मोल है, क्लोरीन भी आपका 1 मोल है, और उससे मुझे मिलता है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। यहां पे मुझे 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम मिलता है ना, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम मिल जाएगा। चलो तो इसको क्या बोलोगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन जो कि प्लस होता है, इसको क्या बोलोगे, डेल्टा एच डिसोसिएशन जो भी प्लस होता है। यहां पे हाफ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 मोल के लिए ही है ना। और यहां पे 2 एटम्स बन जाएंगे। अब मुझे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अब तो ऐड करने पड़ेंगे, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, तो डेल्टा Eg का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो 2 के लिए ट्वाइस चाहिए। यहाँ पे एक मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट इसमें मैग्नीशियम में से मुझे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा Hi1, और उससे ज्यादा होगा डेल्टा Hi2। सेम वे यहां भी मैं लिख सकता हूं डेल्टा Eg1 और डेल्टा EgH2। चलो ये 2 वाली एनर्जी मुझे चाहिए होगी, हाँ, यहाँ पे 2 से ये काम नहीं चलेगा, आपको ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बार इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो, और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो डेल्टा Eg2। ये डेल्टा आयोनाइजेशन, एक बार इलेक्ट्रॉन को निकालना वो, प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, मतलब ये 2 वाले एनर्जी को हम यूज करेंगे। है तो एंडोथर्मिक ही है, तो ये एक्सोथर्मिक ही, मगर बट नेचुरली जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दोगे तो वो ज्यादा ही होगी, वो एनर्जी इस 1 से ज्यादा ही होगी, और ये 2 का वैल्यू जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, वो पहले वाले के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मुझे माइनस करने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, तो क्या बनेगा यहां पे, सॉरी, यहां पे बन जाएगा 2Cl माइनस, और यहां पे बनेगा Mg+2। ठीक है, इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो Mg+1 और Mg+2 हो जाएगा, जबकि Cl 2 है तो 2Cl माइनस मुझे मिलेगा। तो इससे वापस जब कंबाइंड होके मिलेगा वो मिलेगा लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एंथैल्पी। उसको ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ अंतर इतना है कि ये वाला जो लेंगे हम डिसोसिएशन, वो हाफ के लिए नहीं कंप्लीट के लिए लेंगे,
और ये भी एनर्जी का सेकंड एंथैल्पी का वैल्यू लेंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी निकलती है वो वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। क्लियर है बेटा? अब आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना है। क्या बोल रहे हैं सर? पर अभी से मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा, अभी से मजा आएगा, ठीक है। ये रीड करने में, यस सर, ये 600 एसएसटी में से एक है। हाँ, ये खैर 600 एसएसटी में से एक नहीं है, क्योंकि जो एसएसटी हम देते हैं वो तो सब्जेक्ट रिलेटेड देते हैं, ये तो इन जनरल था। इन जनरल ये था, कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं था। टॉपिक वाला एसएसटी हमारा अलग होता है ना, याद है ना? हम अलग अलग जो राइमिंग करते हैं उस तरह से, वो इसका पार्ट नहीं है, ये 601 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस यहां पे, बैक टू द बिजनेस। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अब कि ये लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यू हमने मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए फाइंड किया, और इससे पहले हमने NaCl के लिए फाइंड किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेटाइस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड लेटाइस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में से किसका लेटाइस एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा? क्या NaCl का या फिर MgBr2 का? किसका लेटाइस एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा, वो आपको पूछा जा रहा है। बताइए, दिमाग लगा के बताइए, किसका लेटाइस एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा, NaCl के लिए या फिर MgCl2 के लिए? चलो, समृद्धि ने आंसर दिया है MgCl2, प्रतीक का आंसर है NaCl, प्राणवी का आंसर है NaCl। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहता है? प्रीति NaCl, गौरी NaCl, समीक्षा NaCl, संस्कृति NaCl, संध्या NaCl, निकम पार्थ NaCl, वैष्णवी NaCl, मानसी MgCl2, प्रणव जादव NaCl, तेजस्विनी NaCl, विपुल NaCl, ओके, स्नेहा MgCl2, ओके वेरी गुड। कल्पेश क्या बता रहा है? NaCl का, बिकॉज हमने 2 डेल्टा H लिया है तो वो डेल्टा H फॉर्मेशन से सब्सट्रैक्ट होगा। तो मगर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सेम है? तेज क्या बता रहा है? MgCl2। चलो, तेज का आंसर है MgCl2। और कोई? जल्दी बताओ बेटा। तेजस वाल्वी का आंसर है NaCl। अच्छा, खूब सारे आंसर आ रहे हैं। चलो, अभी और 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी आंसर बताओ। आंसर बताओ, दिमाग लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, दिमाग लगा के बताओ क्या है। कार्तिक NaCl, भूषण NaCl, ओके ओके, सेम होगी आई थिंक। अच्छा, अनुजा का आंसर है सेम होना चाहिए। चलो, कुछ नया आंसर तो सोचा, वेरी गुड। चलो,
दरवेश, पीयूष, NaCl. ओके, प्रणव बफरिंग कर रहा है। ये क्या आंसर हो गया? किसका ज्यादा कम होगा ऐसा बताना था। बफरिंग क्यों कर रहा है? साहिल, MgCl2। हाँ, काफी टाइम बाद साहिल पिक्चर में आया। मैथ्स में तो खूब आंसर देता रहता है, केमिस्ट्री में क्यों आंसर नहीं दे रहा है? केमिस्ट्री आपको बचाएगा। केतन पाटिल, NaCl। ओके ओके ओके, चलो वेरी नाइस, बढ़िया। चलो अब आंसर बताते हैं। हाँ देखो, जितने लोगों का आंसर MgCl2 है वो करेक्ट है, मतलब साहिल का आंसर करेक्ट है, तेज का आंसर करेक्ट था, स्नेहा का आंसर करेक्ट है, मानसी का आंसर करेक्ट है, समृद्धि का आंसर करेक्ट है। यस, इतने बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर रहेगा MgCl2। अब रीजन चेक करते हैं, ऐसा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों हुआ कि MgCl2 का ज्यादा हो गया? क्योंकि जो लेटाइस एनर्जी है उसका वैल्यू चार्ज ऑन कटायन और एनायन पे, चार्ज ऑन कटायन और एनायन पे भी डिपेंड करता है, या फिर उस पे डिपेंड करता है भी, क्या उस पे डिपेंड करता है? और भी फैक्टर्स हैं, मगर एक फैक्टर ये है कि वो चार्ज ऑन कटायन और चार्ज ऑन एनायन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे ये एनर्जी का वैल्यू हाई है, ये एनर्जी का वैल्यू भी हाई है, तो ये एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? हाई होने वाला है। ये एनर्जी का वैल्यू भी मैंने ज्यादा ले लिया है, क्योंकि ये हाफ मोल के लिए नहीं है, 1 मोल के लिए है। डेल्टा एच फॉर्मेशन का वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है। किसी ने अगर ऐसा बोला था कि इसमें से ये ज्यादा वैल्यू माइनस हो जाती है तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट, ऐसा किसने बोला? MgCl2 में क्या हो रहा है? वैसे भी आप चेक करो ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक देसी फंडा लगाओ ना। सोडियम क्लोराइड में कितने बॉन्ड बन रहे थे? एक बॉन्ड बन रहा था, एक आयनिक बॉन्ड था। मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने बॉन्ड है? 2। मैग्नीशियम के साथ एक क्लोरीन इधर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा। जबकि सोडियम क्लोराइड में क्या है? एक ही बॉन्ड बनता है, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सो ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी आपको मिलेगी। जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है उतनी उसका क्या होता है? लेटेस्ट एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रॉपर वे में अरेंज करके बताता हूं। ये तो ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी हो। मैंने बोला ना, क्यूरियोसिटी से ये चीजें सीखने को मिलती है ना। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, और नेसेसिटी तभी होती है जब क्यूरियोसिटी आती है। अरे ऐसा नहीं है मेरे पास तो कैसे करूं, है ना। चलिए, तो अब बताते हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस लेटाइस एंथैल्पी को, लेटाइस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एंथैल्पी या लेटाइस एनर्जी। चलो ये मैं रब कर देता हूं, ये रब करने में मुझे रब याद आ जाते हैं, ऐसा भयंकर है ये। रब करते करते रब याद आ जाते हैं। रब का मतलब होता है भगवान। रब दी 100 ऐसा बोलते हैं ना, पंजाबी वर्ड है रब। रब ने बना दी जोड़ी, कपल्स आर मेड इन हेवन। ठीक है, ओके। तो हम यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी या लेटाइस एंथैल्पी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है, रेड पेन से ना लिखो ना, दिख रहा है क्या? 1 नंबर, यस। चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस, राइट। आयन पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है लेटाइस एंथैल्पी। होता क्या है रिलेशन? लेटाइस एनर्जी, एली में लेटाइस एनर्जी लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं लिख सकता हूं डेल्टा HL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Z प्लस इंटू Z माइनस। Z प्लस का मतलब है चार्ज ऑन कटायन, Z माइनस का मतलब है चार्ज ऑन अनायन। ठीक है,
चलो यहां पे लिख देते हैं, वेर Z plus is charge on cation and Z minus is charge on anion. ठीक है। ओके, एक चीज और, अगर यहां पे चार्ज ऑन कैटायन चार्ज ऑन एनायन पुट करें, सोडियम का चार्ज क्या होता है +1, क्लोरीन का क्या होता है -1, दोनों का चार्ज का वैल्यू पुट करो, साइन के साथ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, चार्ज ऑन कैटायन सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखना है, साइन नहीं, वरना तो माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं है, साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, 1 and 1, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 1। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है 2, और एनायन कौन है, क्लोरीन का चार्ज क्या होता है 1, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, आ गया ना ऑब्वियसली, 2 वैल्यू ज्यादा है ना लेटेस्ट एंथैल्पी, यस, तो NgCl2 के लिए ज्यादा होता है। अच्छा, अगर कोई बोलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्या होता है +3, क्लोराइड का क्या होता है -1, 3 into 1 कितना हो गया 3, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड का इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर आप बताओ हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है Al2SO4 थ्राइस, इसलिए सिखाया था मैंने ये वैलेंसी, ये आपको फॉर्मूला नहीं देंगे, बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट तो दिमाग चलना चाहिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा 3 वाला, यानी +3 वाला, सल्फेट क्या होता है -2 वाला, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा 6। हाँ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का तो सबसे ज्यादा होगा लेटाइस एंथैल्पी, आई बात समझ में, सो लेटाइस एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू Z+ into Z-। क्लियर, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी होता है, इसको और थोड़ा डेप्थ में जाए, थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा, K Q1 Q2/r², याद आया, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। अच्छा, इसमें Q1 Q2 क्या है बेटा, ये चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है यानी 1, और ये 2 मल्टीप्लाई करो, यही हो गया ना। ये मान लो कांस्टेंट ले लेते हैं, डिस्टेंस भी कांस्टेंट, और आपका के भी जो है वो भी कांस्टेंट, तो Q1 Q2 का मल्टीप्लाई मतलब फोर्स जो है वो, यानी लेटेस्ट एंथैल्पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, Q1 Q2 के बराबर, मतलब चार्ज के बराबर, इसलिए होता है ये, ठीक है, ये इसका रीजन है, फोर्स का ये फॉर्मूला है Q1 Q2/K Q1 Q2/r²। इज इट ओके, यहां तक क्लियर है बेटा सबको, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई टेंशन मेंशन नहीं है ना इसके लिए, है ना। चलो नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा, यहां पे एग्जांपल क्या लिखोगे बेटा, एग्जांपल ये लिख लो ना, एग्जांपल है NaCl से MgCl2 का ज्यादा होता है, MgCl2 से AlCl3 के से ज्यादा होता है, और इससे ज्यादा हो जाता है किसका, Al2SO4 थ्राइस का, Al2SO4 थ्राइस का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर, नंबर 2, साइज ऑफ आयंस। पहले देखा हमने चार्ज ऑन आयंस, अब देखेंगे साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस क्या है, साइज ऑफ आयंस के साथ क्या है, तो उसके लिए लिख देता हूं मैं, लेटाइस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। R0 क्या है, साइज ऑफ आयन, R0 जो है वो है साइज ऑफ आयन। तो साइज ऑफ आयन के लिए, अच्छा अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं, R0 है R++R-, आपका पूरा जो, नॉट आयन, यहां पे मॉलिक्यूल कर देता हूं मैं,
ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड। यानी मान लो एक आपका है लिथियम और एक है आयोडाइड, ये LiI, तो लिथियम आयोडाइड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी R प्लस है और ये R माइनस है, ये R है प्लस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R माइनस, तो इस R प्लस और प्लस R माइनस का जब जोड़ोगे तब बनेगा R0 यानी R0। R0 क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये अंतर, ये क्लियर हुआ, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दोनों एलिमेंट के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस Li प्लस और I माइनस के लिए। सो जितना ये ज्यादा होगा उतना लेटाइस एंथैल्पी कम हो जाएगा, जितना मॉलिक्यूल आपका बड़ा होगा उतना ही लेटाइस एंथैल्पी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, अब इसमें ये काम नहीं करेगा ना, लिथियम +1 होता है, F -1 होता है, +1 होता है, -1 होता है, +1 -1 यानी 1 1 आ गया, तब तो ये सेम हो गया ना सबके लिए, लेटाइस एंथैल्पी इस केस में सबका सेम हो गया, तो कौन सा फैक्टर काम करेंगे, तो फैक्टर काम करेगा उसका साइज, इसका साइज सबसे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, साइज के मामले में ये सबसे बड़ा होगा ना, तो उसका लेटाइस एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लेटाइस एंथैल्पी डिक्रीजिंग, इस तरफ जाओगे तो लेटाइस एंथैल्पी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि साइज में लिथियम आयोडाइड का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखो सब में लिथियम का साइज तो सेम है, मतलब R प्लस की वैल्यू तो सेम है, सब में R प्लस की वैल्यू तो सेम है ना, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, R माइनस की, F से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन, साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये R प्लस माइनस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, R माइनस का वैल्यू बढ़ गया मतलब ऑटोमेटिकली R0 का वैल्यू भी बढ़ गया, R0 का वैल्यू बढ़ गया, R0 का वैल्यू बढ़ गया तो लेटाइस एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये, तो जहां पे काम ना आए चार्ज ऑन आयन, वहां पे काम में लो साइज ऑफ आयन, वहां पे काम में लेना है हमें साइज ऑफ आयन। मगर एक चीज याद रखनी है कि साइज और चार्ज में चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, चार्ज जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है ओवर दी साइज। ठीक है, चलिए एक और बताता हूं मैं, इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा बोला गया कि NaCl और MgO, NaCl और MgO के लिए चेक करो इन दोनों के लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, किसकी ज्यादा किसकी कम किसकी ज्यादा किसकी कम, लेटाइस एंथैल्पी किसकी ज्यादा किसकी कम, जल्दी बताओ, दोनों फैक्टर्स आपके सामने हैं, अगर ये चार्ज वाला फेल होता है तो हम साइज वाला देखेंगे, बिकॉज चार्ज ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर साइज। बताइए, पहले लगाओ चार्ज, उसके बाद साइज। चलो एक आंसर आ रहा है, समृद्धि का आंसर आ गया है NaCl ग्रेटर देन MgO। चलो कोई और बाकी और लोग जो है वो भी आंसर बताओ, MgO का ज्यादा, चलो कार्तिक का आंसर MgO का ज्यादा, ओके, दिव्या MgO ज्यादा होगा NaCl का के, अनुजा MgO का ज्यादा होगा, ओके, और कोई जल्दी 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 जल्दी, पार्थ निकम NaCl ज्यादा होगा ऐसा बोल रहा है, संस्कृति NaCl ज्यादा होगा, अच्छा, पूर्वा MgO, विपुल MgO, सुजित MgO, साहिल MgO, बाद में कौन है, संध्या MgO, प्रीति MgO, कल्पेश MgO ग्रेटर, ओके ओके, और बताओ जल्दी जल्दी, 10 का बेस 10 का बेस 10 का बेस, जल्दी जल्दी जल्दी, स्नेहा MgO, ओके, तेजस MgO, पीयूष MgO, पूर्वा MgO, समृद्धि
बेटा तुम्हारा आंसर चेंज करना चाहती हो क्या तुम? डू यू वांट टू चेंज योर आंसर? आई कैन अलाउ, और यू वांट टू स्टिक टू योर आंसर? समृद्धि, पार्थ, निकम, आप लोग आपका आंसर चेंज करना चाहते हो क्या? संस्कृति एमजीओ, आयुष एमजीओ, केतन पाटिल एनएसीएल, प्रणव एमजीओ, तेजस एमजीओ, समृद्धि, अच्छा नहीं चेंज करना चाहते, ठीक है, वेरी नाइस। साक्षी एनएसीएल है, अच्छा कल्पेश, नहीं सर वो चेंज नहीं करना चाहता है, ओके। तेजस, सॉरी तेज, तेज एनएसीएल, पार्थ नोप, चेंज नहीं करना है, ठीक है, अच्छी बात है आपने चेंज नहीं किया, बहुत सही है, वेरी गुड। मगर आपका आंसर गलत है यार, क्यों? लेटेस्ट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन आयन, इस पे कितना होता है -2 +2, ये +1 -1, ये क्या है +1 -1, इसका क्या होगा, इसका लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा 1 × 1, जबकि ये क्या हो जाएगा 2 × 2, तो ये ग्रेटर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ग्रेटर, है ना? शायद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सोडियम से मैग्नीशियम साइज में छोटा होता है, सोडियम का साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है ना? अगर वो आपके दिमाग में चल रहा था तो वो गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि चार्ज ऑलवेज ओवरकम द साइज, साइज के हिसाब से नहीं देखना है, पहले पहले देखना है चार्ज से। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, चार्ज के बाद ही साइज चेक करना है, अगर चार्ज सेम है, जैसे कि यहां पे चार्जेस सेम है, तब जाके साइज देखो, तब ये सक्सेसफुल होगा, वरना आप गलत हो जाओगे, है ना? तो जिन लोगों ने एनएसीएल आंसर दिया है उन लोगों का अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गलत आंसर है, गलत जवाब, क्योंकि आपने शायद साइज से देखा था, वो गलत है, पहले चार्ज देखते हैं बाद में साइज देखा जाता है। कोई और आपका आइडिया, कोई और आपको क्वेरी है उसके रिगार्डिंग, जिन्होंने एनएसीएल आंसर दिया था, कोई और आपको इसके बारे में कमेंट करनी है, कुछ पूछना चाहते हो आप कुछ? तो पहले चार्ज देखो उसके बाद देखो आप साइज। और मुझे ये पसंद आया कि आपने आपका आंसर चेंज नहीं किया, दैट इज गुड, आप जो है उस पे अड़ग रहे, दैट इज वेरी गुड। मगर कंसेप्ट क्लियर कर लो, सुधार लो, आप कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर है सब कुछ बेटा? अब सर मैंने साइज देखा, हाँ सही है, सही है यार, साइज वाले जिससे पहले देखा होगा वो लोग शायद गलत हो गए होंगे, मगर चार्ज पहले देखना है बेटा। क्लियर इतना? आज के लिए यहां पे रुके बेटा हम, है ना? कल वापस मिलते हैं ऐसे ही जोश के साथ, ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ, नई नई चीजें करते रहेंगे, और मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई वो यूज करते रहो, है ना? चलो बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, टाटा।